नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी नाटक की क्लास चल रही है, जो कि हैदराबाद असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सिलेबस लगा है, जो हमारा वही यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही उठा करके वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस जो हैं तो सभी के लिए यूजफुल रहेंगी। चलिए देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। फिर ये सारी बातें तो हम लास्ट में भी करते रहेंगे। आप लोगों को यूजफुल लगे तो आगे आप जानते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मेरी भी हेल्प करते रहिएगा। चलिए देखते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक, और जो मेन चीज़ें हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, पेन कॉपी लेके आप बैठिएगा और उनको नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए ठीक है, देखती हूँ। इसका प्रकाशन पर ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का, वो 1933 में लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद का नाटक किसमें लिखा गया था? 1933 में लिखा गया था। इसमें 3 अंक हैं। अभी इसके पहले हमने किसको पढ़ा था? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त में कितने थे? चंद्रगुप्त में हमारे 4 दृश्य और 4 अंक 44 दृश्य थे। उम्मीद है आप सब नोट डाउन करके याद कर लिए होंगे। और ये हमारा ध्रुव स्वामिनी नाटक कितने अंकों में है? 3 अंकों में है। अंकों का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंकों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। ये जो नाटक है, स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण इस नाटक में किया गया है। साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण भी मिलता है। ठीक है, विषय वस्तु क्या है? यह समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है, जिसका कथानक गुप्त काल से है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, ये नीचे वाली लाइन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भूमिका से है। जयशंकर प्रसाद ने जो अपनी पुस्तक की भूमिका नाटक जैसा ध्रुव स्वामिनी में जो भूमिका दिए हैं, उससे ये लाइन है। क्या है? यह ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार व समाज शास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें एक सेकंड, व्यवहारिक परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र अभारती कह देते हैं। किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तत्कालीन कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं। इसीलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि क्या ऐसा होना चाहिए और कैसे हो गया, यह तो व्यवस्थापक विचार करे। किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका है या जिस घटना के घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों की ओर। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो पात्र है वो पहले आती है कौन सी? ध्रुव स्वामिनी। ये रामगुप्त की पत्नी है, चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका। यह दृढ़ एवं साहसी स्त्री पात्र है। परिस्थिति बस वह जरूर कमजोर पड़ती है, परंतु हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियमों से तीखे प्रश्न करती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती है। ठीक है, फिर है मंदाकिनी, नाटक की सजीव पात्र, जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। वह भी धर्म के नियामक पुरोहित से बिना किसी डर भय के सीधे प्रश्न पूछती है। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भेजे जाने के लिए निर्णय को खूब कोसती है। देखिए, ये जो हमारा ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इससे आप लोगों को बहुत ही सहायता मिलेगी। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, तो ये क्या था? इसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के दोनों पुत्र थे। ठीक है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त जो था वो भोगविलासी राजा था। उससे किसी काम से, राज्यपाट से, हर किसी से, मतलब किसी चीज से भी कोई मतलब नहीं था। वो भोगविलासी राजा था। और ये जो ध्रुव स्वामिनी थी, ध्रुव स्वामिनी का विवाह पहले चंद्रगुप्त के साथ तय होता है, लेकिन पिता की अचानक मृत्यु के बाद, मतलब समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद, ये रामगुप्त जो उससे शादी कर लेता है। और राज्य बड़े पुत्र होने के कारण
ये राज्य भी ले लेता है। इसी के बीच सकराज एक था। सकराज रहता है जो ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त से मांगता है कि ध्रुव स्वामिनी को मेरे पास दे दो। ठीक है, इसी पे ये पूरा नाटक लिखा गया है, जिससे लास्ट में ये होता है कि ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त नहीं देता। ध्रुव स्वामिनी को बोलता है कि ठीक है तुम हाँ बोल दो, लेकिन शिविर में जाने से पहले साड़ी पहन करके चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है और वहीं पे उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, अब थोड़ी मदद मिलेगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं आगे नाटक में। खूब कोसती है। कोमा सकराज की प्रेमिका है जो उसे छोड़ देती है। ये सकराज की प्रेमिका थी। ठीक है, कौन थी? कोमा। सकराज से कहती है राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता है। अंत में यह सकराज का शव लेने आती है। ठीक है ना, कोमा की बात है। फिर है चंद्रगुप्त, साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है। रामगुप्त का भाई है, परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। सकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। फिर है रामगुप्त, गुप्त साम्राज्य का शासक जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बन जाता है। विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र जो युद्ध से बचने हेतु अपनी पत्नी को भी देने को तैयार हो जाता है। अपनी पत्नी को शत्रु को सौंपता है। ठीक है ना, मतलब वो सकराज को देने के लिए तैयार हो जाता है ध्रुव स्वामिनी को। अच्छा ठीक है, मैं सकराज को दे दूंगी, तुम चली जाओ, युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है। शिखर स्वामी, रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का आमत्य राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन या यूं कहे रामगुप्त के निर्णय को धर्म नीति की आड़ से सही बताने वाला यह अवसरवादी, कुटिल, धूर्त एवं अयोग्य आमत्य था। ठीक है, मतलब ये हर बात में रामगुप्त की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता था, चाहे वो बात सही हो या गलत हो, बस उसी के हाँ में हाँ मिलाता था कि हाँ ऐसा ही सही है। फिर है पुरोहित, एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं है। पुरोहित जो है इनका ऐसा पात्र है, मतलब इनका ऐसा दृश्य है इसमें कि ये सत्यनिष्ठ है, इनका चरित्र पूरा सत्यता से भरा हुआ है और ये कोई सच्ची बात कहने में भी घबराते नहीं है। फिर आता है सकराज, स्वार्थी एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक, ध्रुव स्वामिनी की चाह रखता है, स्त्री को महज वस्तु समझता है। ये बहुत ही दुष्ट था, स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझता था। भाग्यवादी है एवं मंगल अमंगल पर भी विश्वास रखता है। फिर है खिंगल, रामगुप्त की यहाँ सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला। फिर मिहिरदेव, कोमा के पिता एवं शक साम्राज्य के आचार्य थे। ये धार्मिक एवं नैतिक थे। ठीक, फिर आते हैं इसमें गौण पात्र कौन कौन से हैं, तो कुमड़ा, बौना, हिंजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड्गधारिणी, शक सामंत, दासी और नर्तकिया इसके गौण पात्र हैं। अब आते हैं विशेष में क्या है, रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल नाट्य कृति है। ठीक है, गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में वस्तु संस्कृत निष्ठ एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इस नाटक में वैज्ञानिकता का भी प्रभाव है। इस नाटक की तत्वों का स्वर्गीण विकास हुआ है। ठीक है, फिर कथासार, यह नाटक 3 अंगों में विभाजित है, जो पहले भी आपको बता चुके हैं कि यह नाटक हमारा कितने अंगों में है, 3 अंगों में विभाजित है। पहला अंक देख लेते हैं, पहले अंक में क्या क्या हुआ।
तो नाटक का प्रारंभ ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारणी के वार्तालाप से हुआ है। नाटक के इस अंश से प्राप्त होता है कि गुप्त साम्राज्य रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट से न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है। वह डरपोक शक साम्राज्य की संधि जिससे उसमें ध्रुवस्वानी मांगी थी, उसने देने का निर्णय कर लिया था। विवाह को अस्वीकार करते हुए वह कहता है, आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का बोझ वह क्यों उठाए। ठीक, मतलब पत्नी को देने को तैयार हो जाता है, बोलता है कि आचार्य के मंत्रों का बोझ मैं क्यों उठाऊं। बताइए कितना अन्याय। ध्रुवस्वामिनी बार बार उसके सामने सम्मान की भीख मांगती रही, पर वह युद्ध के डर से उसे सकराज को सौंप देता है, मतलब बोल देता है कि तुम जाओ। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए स्वयं सकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुवस्वामिनी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती है, वह स्वयं भी साथ जाती है। ये कौन से अंक में है? पहले अंक में। अब हम दूसरे अंक को पढ़ेंगे।